सीने की जलन, तेजाबियत, बदहजमी जिसको एसिड रिफ्लेक्स, हार्ट बर्न या गर्ड भी कहते हैं, हर 10 में से 4 लोग इस मसले में मुब्तला हैं। लगातार आपकी निज़ाम इंतज़ाम मुतासिर रहने की वजह से खुराक में मौजूद वाइटामिन और मिनरल्स को सही तरीके से आपका जिस्म जज़ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप में खून की कमी, एनीमिया हो जाता है, आपको ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी हो जाती है और लगातार ये मसला रहने की वजह से आपको स्टमक में, मैदे में अल्सर हो सकता है और फ्यूचर में ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए जो आप एंटी एसिड या एसिड ब्लॉकर्स लेते हैं, आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, उसका फायदा ये होता है कि वक्ती तौर पे तो आपकी सीने की जलन कम हो जाती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आप इसके बगैर भी खुराक को हजम नहीं कर पाते, लगातार आपको ये मसला गर्ड का रहता है और इस दवाई के साइड इफेक्ट्स की वजह से आपको फ्यूचर में अल्जाइमर और डेमेंशिया होने के खतरे बढ़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि किस तरह से आप बगैर साइड इफेक्ट के कुदरती तरीके से गर्ड, एसिड रिफ्लेक्स, हार्ट बर्न से जान छुड़वा सकते हैं, बगैर किसी मेडिसिन से, सिर्फ और सिर्फ कुदरती अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस करने की वजह से और कुछ डेली रूटीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं उसे ऐड करेंगे, ये वाला मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। मैदे की तेजाबियत को ठीक करने के लिए काफी किस्म के टोटके हैं, लेकिन ये जो टोटके हैं ये वक्ती इलाज है, ये मुस्तकिल हल नहीं है। अगर तो आप इसको मुस्तकिल ठीक करना चाहते हैं तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको मैकेनिज्म को समझना होगा कि हमारा जिस्म काम कैसे करता है। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि इसको ठीक करने के लिए अब कहाँ कमी आ रही है तो आप उसे ठीक कर सकेंगे। हमारे मैदे में अल्लाह पाक ने तेजाब रखा होता है और ये तेजाब काफी ताकतवर होता है। इसकी पीएच 1 से 3 के दरमियान होती है। ये इस कदर ताकतवर तेजाब है कि अगर आप इसको किसी चीज पे उंडेल दें तो ये उस चीज को पिघला देगा। बहुत पावरफुल तेजाब रखा है। इस तेजाब को रखने का मकसद ये है कि खुराक में मौजूद पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस आपके मैदे के अंदर इस तेजाब की वजह से मर जाएं और साथ ही आपने खुराक जो खाई है वो टूट फूट हो, जो प्रोटीन खाई है वो टूटे और आपकी आंतों को, खुराक को जज़ब करना आसान हो जाए। अब मैदे के मुंह के ऊपर, जहां से मैदा शुरू होता है, खुराक वाली नाली और मैदे के मुंह के दरमियान अल्लाह पाक ने एक वॉल्व रखा हुआ है जिसको स्फिंक्टर कहते हैं। इस वॉल्व का ये काम होता है कि जब ये बंद रहेगा तो मैदे में मौजूद तेजाब कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगा और ये मैदे का निजाम अपने तरीके से, बेहतर तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जब ये वॉल्व खराब हो जाए, वॉल्व सही तरीके से फंक्शन नहीं करता, ये खुला रह जाएगा, तो होगा ये जो मैदे में मौजूद तेजाब है वो थोड़ा थोड़ा करके, आप लेटे हैं, कुछ छलांग लगाई है, कुछ किया है, वो थोड़ा थोड़ा करके आपकी खुराक वाली नाली में भी आता रहेगा, जिसकी वजह से खुराक वाली नाली में आपको जलन होगी, जिसको सीने की जलन, हार्ट बर्न या गर्ड कहते हैं। अब ये जो मैदे के मुंह पे अल्लाह पाक ने वाल्व लगाया हुआ है, ये वाल्व टाइट तब होता है जब मैदे की तेजाबियत 1 से 3 के दरमियान की पीएच में हो, यानी कि मैदे की तेजाबियत प्रॉपर ताकत में है तो वाल्व को सिग्नल जाएगा, क्योंकि वाल्व के साथ अल्लाह पाक ने कुछ सेंसर्स रखे हुए हैं। वो सेंसर्स उसको तब टाइट करेंगे जब मैदे की तेजाबियत ठीक होगी। लेकिन फर्ज करें कि मैदे की तेजाबियत कमजोर है या मैदे के अंदर जो मौजूद तेजाब है कम बन रहा है या पतला है, तो होगा ये कि उस वाल्व को सही तरीके से सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से वो खुला रह जाएगा, मुकम्मल तरीके से बंद नहीं होगा। अब इस खुले वाल्व की वजह से आपको गर्ड, हार्ट बर्न, इस तरह की कंडीशन होती है। तो समझा ये जाता है कि आपकी मैदे की तेजाबियत ज्यादा हो गई है, जिसको कम करने के लिए आप एंटी एसिड लेते हैं। तो एंटी एसिड वक्ती तौर पे सीने की जलन कम कर देती है, लेकिन वो मैदे में मौजूद तेजाब को मजीद कमजोर कर देती है। अब इसका इलाज असल में होना तो ये चाहिए कि मैदे की तेजाबियत सही तरीके से ताकतवर होगी, मजबूत होगी, तो ही वो वाल्व बंद होगा, वो तेजाब सीने की तरफ नहीं आएगा। लेकिन हम उल्ट करते हैं, हम करते हैं कि दवाई खाते हैं जिससे तेजाबियत कम हो जाती है, वक्ती तौर पर आराम मिलता है, लेकिन वो वाल्व खुले का खुला रह जाता है और आपको बार बार ये कंडीशन लेनी पड़ती है, बार बार ये आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपने मैदे की तेजाबियत को बेहतर करके उस वाल्व का जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है उसको बेहतर बनाएंगे, जिससे आपको सीने की जलन, बदहजमी, इस तरह के मसले ना हो। सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपने निजाम इंतजाम को ब्रेक देनी है, इसको वक्फा देना है। लगातार आप दिन में 3-4 दफा खाते रहेंगे तो उसमें होगा ये बार बार वो तेजाब निकलता रहेगा, बार बार तेजाब निकलने से तेजाब की ताकत में भी कमी रहेगी और आपका ये मसला लगातार रहेगा। तो अगर आपको मसला है तो आपने करना ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैं एक तफसीलन वीडियो बना चुका हूं, मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ उसके पॉइंट्स बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपने कोशिश करना है रात का खाना 6 बजे के बाद आपने नहीं खाना। 6 बजे से पहले पहले खा
लेना। उसकी वजह यह है कि जब आप सोने जाएंगे तब तक आपकी खुराक मुकम्मल तरीके से हजम हो जाएगी, आपका मैदा मुकम्मल तरीके से खाली होगा। और सुबह का नाश्ता आपने कोशिश करना है 10 बजे के बाद करना है, ताकि आपकी 16 घंटे की फास्टिंग विंडो हो जाए। इस दरमियान आप पानी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपने रात के बाद दोबारा कुछ खाना नहीं है। जब भी आपने खाना खाना है तो खाने के दरमियान में, खाने की विंडो के दरमियान, यानी कि आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटा पहले और खाने से आधा घंटा बाद आपने पानी नहीं पीना। क्योंकि जब भी हम खाने के साथ पानी पीते हैं तो इससे होता ही है कि मैदे का तेजाब ऑलरेडी कमजोर है, वो और पतला हो जाता है, और उसके साथ पानी पीने से पानी जैसे मैदे से नीचे की तरफ जाता है तो वो खाने के अनडाइजेस्टेड पार्ट्स को भी नीचे ले जाता है, जिसकी वजह से आपका ये मसला रहता ही रहता है। तो आपने कोशिश करनी है कि खाने के दरमियान में पानी को अवॉइड करें। और बड़ी ही बेहतरीन चीज ये रहेगी कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ हफ्ते में 2 दफा रोजा लाजमी रखें, ताकि आपके ओवरऑल निजाम को ब्रेक मिलेगी, रेस्ट मिलेगा, तो ये जल्दी अपने आप को रिपेयर करके पहले से बेहतर फंक्शन करेगा। सुन्नत भी है रोजा रखना, तो जो रोजा आप नफली इबादत के साथ साथ आपको जिस्मानी भी बहुत ज्यादा फायदे देगा। तो कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दिन रोजा लाजमी रखें। दूसरी टिप ये है कि कुछ खुराक में चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके मैदे के ऊपर जो मुंह है, जिसको हम स्फिंक्टर कह रहे हैं, वो ढीला हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो हमने उन चीजों को अवॉइड करना है ताकि आपका स्फिंक्टर टाइट ही रहे। वो क्या है? सबसे पहले निकोटिन है। निकोटिन आपको मिलती है स्मोकिंग से, तो कोशिश करें स्मोकिंग अवॉइड करें। अगर आप खुद स्मोकर है तो स्मोकिंग अवॉइड करें, लेकिन अगर आप स्मोकर नहीं है तो ऐसी महफिलों को भी अवॉइड करें जहां से आपको सिगरेट का धुआं आपके जिस्म में जाएगा। क्योंकि अगर आप एक्टिव स्मोकर नहीं है तो पैसिवली भी अगर आपके अंदर धुआं जा रहा है तो वो भी आपको नुकसान देगा। तो कोशिश करें धुएं वाली महफिल में आपने नहीं बैठना, जहां सिगरेट नोशी हो रही है उस महफिल में नहीं बैठना। दूसरी चीज कैफीन है। कैफीन जब भी आप लेते हैं, कैफीन की इंटेक की वजह से आपके स्फिंक्टर को सिग्नल मिलता है रिलैक्स होने का, जिसकी वजह से आपके मैदे का मुंह खुला रहता है, तेजाब ऊपर आता है। तो कैफीन के लिए आपने कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक या कोलास जितने भी हैं और चॉकलेट, इनको अवॉइड करना है ताकि आपके जिस्म के अंदर कैफीन कम से कम हो और आपका मैदे के ऊपर जो स्फिंक्टर है वो टाइट रहे। तीसरे नंबर पे उन फूड्स को अवॉइड करना जरूरी है जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स वर्स होंगे। उसके अंदर सबसे पहले आती है डेयरी, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स आपने नहीं लेने। सूजन पैदा करने वाली चीजें आपने अवॉइड करनी है, मतलब चीनी अवॉइड कर दें, उसकी जगह गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करें, या कोशिश करें आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसको स्टीविया कहते हैं, स्टीविया की फॉर्म में आप ले सकते हैं। चावल आपने अवॉइड करने हैं। बहुत आपको शौक है चावल खाने का तो हफ्ते में 1 आध दफा आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना। मैदा या मैदे से बनी चीज नहीं खानी। प्रोसेस्ड फूड्स को आप अवॉइड करें, घर का बना खाना खाएं। इसके बाद आप जंक फूड छोड़ें। चॉकलेट आपको छोड़नी पड़ेगी, टमाटर आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी एसिड रिफ्लेक्स बढ़ता है। और सबसे जरूरी चीज आपने हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को छोड़ना है, मतलब ये जितने भी आपके बनास्पति घी हैं इनको अवॉइड करें। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि खाने में सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म की आप चिकनाई लें। या तो आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोहलू से खुद कनोला का तेल निकलवा के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार के कनोला के तेल अच्छे नहीं होते, प्रोसेस्ड होते हैं। तो आपने एक्स्ट्रा वर्जिन कनोला ऑयल खुद कनोला बाजार में कोहलू में देना है और अपने सामने निकलवा के वो घर के लिए इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट ये रहता है। चौथी टिप ये है कि आपने अपनी खुराक में प्री एंड प्रोबायोटिक्स ऐड करने हैं। वो आपको कहां से मिलेंगे? जब भी आपने खाना खाना है कोशिश करें कि आप अपना रवायती अचार भी खा सकते हैं, जिसका हमारे कल्चर में अचार होता है तेल वाला। अगर वो नहीं खाना चाहते तो आप सिरके का अचार खा सकते हैं, इससे आपको प्री प्रोबायोटिक्स भी मिल जाएंगे, साथ ही आपकी मैदे की तेजाबियत में भी मजबूती आएगी, आपको खुराक हजम करने में बेहतरी देगी। इसके साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अदरक, पुदीना, लहसुन और अनारदाना, इन चारों को कूट के इनकी चटनी बनाएं और जब भी खाना खाएं ये थोड़ी सी चटनी का इस्तेमाल लाजमी करें। एक तो ये चटनी फ्लेवर में बहुत अच्छी होती है, दूसरा इसमें मौजूद अदरक और ये सारी चीजों का मिक्सचर आपके निजाम को सपोर्ट देता है और उस सपोर्ट की वजह से आपको एसिड रिफ्लेक्स, गर्ड नामी मसले नहीं हो पाते। पांचवी टिप ये है कि आपने इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को कम से कम रखना है। अब ये क्या होता है कि आपके पेट का अगर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा होगा, पेट पे दबाव ज्यादा होगा, तो उससे होगा ये कि मैदे में भी दबाव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से स्फिंक्टर ऊपर ढीला है, बार बार एसिड आपके सीने की तरफ आएगा। तो इसको करना किस तरह है कि एक तो आपने टाइट कपड़े नहीं पहनने, टाइट कपड़े जिससे आपका जिस्म टाइट होता है, टाइट बेल्ट लोग पहनते हैं, नारा टाइट करके बांध लेते हैं, इसकी वजह से भी पेट का प्रेशर ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपको बदहजमी या इस तरह के मसाइले रहते हैं। तो आपने कोशिश रखना है कि ढीले ढाले कपड़े पहने। दूसरे नंबर पे कोशिश ये करें कि आप अपने BMI की रेंज में हो।
आपका वजन बहुत ज्यादा ना हो। बहुत मोटे होंगे तो ये मसला होगा ही होगा। तो आपने अपने मोटापे को भी कंट्रोल में लेके आना है। उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, खुराक क्या खानी है, आपने वर्जिशें क्या करनी है, मोटापे को किस तरह ठीक करना है। वो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जितना कम से कम होगा, आपके मैदे के ऊपर भी प्रेशर उतना कम आएगा और आपकी तबीयत में बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। छठी टिप बहुत ही जरूरी है, वो ये है कि आपने अपनी बेड की पोजीशन और स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। मार्केट में एसिड रिफ्लेक्स गर्ड को ठीक करने के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट किस्म के तकिए मिलते हैं। कई लोग 2 तकिए लेते हैं, 2-3 तकिए लेते हैं। कई आपको कुशन मिल जाते हैं, वो पूरी ऐसी ट्राइंगल बनी होती है, आप उसके ऊपर लेटते हैं ताकि आपका सर नीचे रहे। ये सारा कुछ बेकार है। इसमें होना ये चाहिए, जो सबसे बेहतरीन टिप मेरे मरीजों को मैं देता हूं और वो हर किसी को फायदा देती है, वो ये है कि आपने अपने बेड के सरहाने वाली साइड पे, यानी कि बेड का जो हेड वाला पोर्शन है उस पे नीचे आपने थोड़ा सा उस जगह को ऊंचा कर लें। अब ऊंचा करने का क्या तरीका है, आप ईंट रख लें, दोनों साइड्स पे एक एक ईंट रख लें। उससे होगा ये कि इस ईंट की ऊंचाई तकरीबन आपकी या तो 2 इंच की छोटी टाइल रख सकते हैं या 4 इंच की ऊंची जो ईंट होती है पूरी वो रख सकते हैं, दोनों साइड पे रख लें। उससे होगा ये कि आपकी सरफेस थोड़ी सी एलिवेटेड हो जाएगी, जिस पे आप सोए हैं हल्का सा वो एलिवेशन में आ जाएगा और ग्रेविटी आपके मैदे में मौजूद तेजाब को ऊपर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से आपके वो स्फिंक्टर को रेस्ट मिलेगा और इसमें बेहतरी रहेगी। तो कोशिश करें कि अपने सरहाने वाली साइड पे 2 ईंटें रख लें, उससे आसानी रहेगी। और जिनको भी गर्ड, बदहजमी, तेजाबियत का मसला है, उन्होंने कभी भी सीधी तरफ नहीं सोना। सीधी तरफ सोएंगे तो ऊपर आपका सीने की तरफ से जो आपका स्फिंक्टर है इसका मुंह खुला रहता है, तो तेजाब वापस आपके सीने की तरफ आएगा। आपने हमेशा अपनी लेफ्ट करवट में सोना है। जिनको भी बदहजमी, तेजाबियत, इस तरह के मसाइल हैं, गर्ड का मसाइल है, एसिड रिफ्लेक्स, हार्ट बर्न है, हमेशा लेफ्ट साइड पे करवट लेके सोएंगे। उससे होगा ये कि ऊपर आपका मुंह एक किस्म के ग्रेविटी का एंगल ऐसा बन जाता है कि वो मुंह बंद रहता है और एसिड में मौजूद तेजाब ऊपर नहीं आ सकता, आपकी खुराक की नाली में नहीं आ सकता। तो ये बेहतरीन टिप है। मैं अपने जोड़ों के दर्द के मरीजों को ये वाली टिप देता हूँ कि आपने अपने सरहाने के नीचे 2 ईंटें रख लेनी है। सरहाने नहीं, यानी कि बेड वाली साइड पे पैंदी में 2 ईंटें रख लेनी है। उससे उनकी जोड़ों के दर्द में बेहतरी आती है, क्योंकि निजाम बेहतर होता है, आप खुराक में से सही तरीके से विटामिन मिनरल ले पाते हैं और आपको ऑस्टियोपोरोसिस वाले मसले कमी की तरफ आ जाते हैं। तो इसलिए ये बेहतरीन टिप है। और 7वीं और एवरग्रीन टिप इसको मैं ये कहता हूं कि आपने अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करवानी है। अब कोई भी वर्जिश कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, यानी कि किसी ना किसी किस्म की एक्टिविटी करेंगे तो आपकी ओवरऑल फिटनेस बेहतर होगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी और आपकी डाइजेशन में बेहतरी आएगी। इसके लिए मैं मल्टीपल किस्म की वीडियोस बना चुका हूं कि आप अगर खातून है तो क्या एक्सरसाइज कर सकती हैं, घर में रह के क्या एक्सरसाइज कर सकती हैं, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, शुगर का मसला क्या, आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करें, लेकिन अपने जिस्म को हरकत में लेके आए। थोड़ा सा पसीना आप ये मुशक्कत वाली जोर लगा के कुछ वर्जिश करके अपना थोड़ा सा लाजमी निकालें ताकि आपकी सेहत बेहतर हो जाए। तो ये थी वो 7 टिप, और ये टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बदहजमी, इस तरह के मसाइल नहीं होंगे और आपकी ये एंटी एसिड्स नामी दवाइयों से जो ओवर द काउंटर आपको आराम से मिल जाती हैं, इससे छुटकारा मिलेगा और आपको किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट्स के बगैर आपके मसले ठीक होंगे। तो इसको करना इस तरह है कि 1-2 दिन आप फॉलो करेंगे तो ठीक नहीं होंगे, कोशिश करें कुछ मंथ इसे फॉलो करें ताकि आपके लाइफस्टाइल में जैसी ये रूटीन ऐड होगी, इंशाल्लाह इस तरह के मसाइल से आपकी जान छूट देगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।